भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं। बहुत समय पहले की बात है। भोले बाबा की नगरी काशी में एक बहुत ही ज्ञानी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता जोशी रहते थे। उस जोशी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग अपना भाग्य दिखाने दूर दूर से आते थे। वह जोशी बहुत ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य थे। वे दूर से ही माथे की रेखाएं पढ़कर लोगों को यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषाचार्य भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। एक दिन उस जोशी के घर में एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। जोशी और उनकी पत्नी उस बालक का बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हुआ और जब उसकी अवस्था 7 वर्ष की हुई तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उसके पिता बारी बारी से सभी का भाग्य देख रहे हैं और लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े अच्छे ढंग से बता रहे हैं। जब उस बालक ने यह सब देखा तो उसे भी अपना भाग्य दिखाने की उत्सुकता हुई और इसी उत्सुकतावश वह अपने पिता के पास पहुंच गया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं और सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं। आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस अबोध बालक की बातों को सुनकर जोशी बोले, पुत्र, अभी तुम छोटे बालक हो, तुम्हारी भाग्य देखने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी अवस्था हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जब बालक अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन जोशी अपने ही विचारों में बैठे हुए थे कि तभी खेलते खेलते उनका पुत्र उनके पास पहुंच गया और अपने पिता से उसका भाग्य देखने की जिद करने लगा। जोशी बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, मेरे सामने आकर बैठ जाओ। और इस प्रकार जोशी आज अपने पुत्र का ही भाग्य देखने लगे। जोशी ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उन्होंने गणना की तो देखा कि उनके पुत्र का विवाह एक नीच कुल की एक नीच जाति की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उन्होंने यह देखा तो सोचने लगे, अब क्या होगा। मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और अगर मेरे पुत्र का विवाह नीच कुल की मछुआरा कन्या से हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूं तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूं। जब जोशी ने कुछ और गहराई से ग्रंथ को देखा और गणना की तो उन्हें पता चल गया कि गंगा के किनारे 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। जो मछुआरों की 5वीं संतान है उसकी अवस्था मात्र 6 माह की है और उसका नाम उस मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है। मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा जोशी ने देखा। उन्होंने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। जोशी मन में कहने लगे, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। आज जोशी विधाता के लिखे विधान को बदलने के लिए चल दिए और चलते चलते मछुआरे के घर पहुंच गए। जब मछुआरे ने देखा कि काशी के एक महान ज्योतिषाचार्य उसके द्वार पर खड़े हैं तो उसने जोशी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आप पधारे, यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जोशी ने कहा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि क्या 6 महीने पहले तुम्हारे घर में किसी ने जन्म लिया है। मछुआरे ने उत्तर दिया, जी हाँ, 6 महीने पहले हमारे घर एक पुत्री ने जन्म लिया है। जोशी ने कहा, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है।
मछुआरा बोला, जी महाराज, सत्य कहा आपने। मैंने ही अपनी पुत्री का नाम चंद्रमुखी रखा है, क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है। इसी कारण मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। जोशी ने कहा, देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। अगर घर में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने से दूर भगाना होगा। ज्योतिष के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी तो वह नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 6 माह की है। मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। जोशी कहने लगे, देख मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को जोशी को दे देता है। जोशी मन ही मन बहुत खुश होते हैं और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देते हैं। चलते चलते जोशी सोचते हैं, इस कन्या का गला दबाकर इसे मार देता हूं, पर बच्ची का मासूम चेहरा देखकर वे उसे मार नहीं पाते। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए जोशी एक बढ़ई के पास जाते हैं और उससे लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाते हैं और उस बक्से में नवजात कन्या को सुलाकर गंगा मां के जल में प्रवाहित कर देते हैं। जोशी सोचते हैं, यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा। परंतु इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में अभी जीना लिखा था, इसी कारण वह बक्सा गंगा के जल में डूबता नहीं है और मां गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का एक पंडित सुबह सुबह स्नान को आता है। उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैरों का अंगूठा पी रही है। वह पंडित संतानहीन था और मां गंगा से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर उसने सोचा, मां गंगा ने ही इस कन्या को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना मां गंगा ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, ये आप किसकी पुत्री ले आए? बड़ी ही सुंदर है। पंडित जी कहने लगे, मां गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में मां गंगा ने हमारी झोली में डाल दिया है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। हम इसका बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और पंडिताइन उस कन्या का लालन पालन करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर हो गई थी कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी पानी भरती थी। जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन अपने पति से बोली, सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब सयानी हो गई है और इसकी विवाह की उम्र भी हो गई है। आप अच्छा सा वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए चल देते हैं। जब आसपास कोई सुयोग्य वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश करते करते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। जब वे काशी के लोगों से पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो,
तो काशी के लोग उन्हें जोशी के बारे में बताते हैं कि बहुत ही संस्कारी परिवार है और उनके एक इकलौता पुत्र भी है और उसकी उम्र भी विवाह योग्य है। पंडित जी, अगर आपकी बात जोशी महाराज से बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। लोगों की बातों को सुनकर पंडित जी उस जोशी के घर अपनी बिटिया की शादी करने के लिए चल देते हैं। जब वे जोशी के घर पहुंचे तो जोशी ने उनका आदर सत्कार किया। पंडित जी ने उन्हें अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और अपने आने का उद्देश्य भी बताया कि हमारी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। यह सुनकर जोशी भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। जोशी पंडित की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का समय निश्चित हो जाता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और जोशी के पुत्र की शादी होनी होती है। जोशी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वह क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। जोशी को नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। जो लिख गया वह तो अटल और अमर है। जैसा उसके भाग्य में लिख गया वैसा होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले। इस तरह संयोगवश आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर उस जोशी के बेटे के साथ ही विवाह करने के लिए तैयार हो रही थी, जिसे उस जोशी ने पानी में बहा दिया था। उस मछुआरे की कन्या का जोशी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है और वह कन्या जोशी के घर में आ जाती है। जोशी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और जोशी इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। एक दिन किसी कार्य से जोशी के पुत्र को काशी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस दिन जोशी महाराज अपने ग्रंथ की गणना में लगे हुए थे। तभी उनकी पुत्रवधू ज्योतिषाचार्य के लिए चाय लेकर उनके पास पहुंची। पुत्रवधू को आया देख जोशी ने अपना ग्रंथ बंद किया और पुत्रवधू के हाथ से चाय का गिलास ले लिया और फिर आराम से चाय पीने लगे। उत्साहवश चंद्रमुखी बोली, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं। आज मेरा भी भाग्य देखकर मुझे यह बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र। जोशी ने चाय खत्म की और अपनी पुत्रवधू का भाग्य देखने लगे। अपनी पुत्रवधू का भाग्य देखकर तो जोशी के पसीने ही छूटने लगे। उसने देखा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई? जोशी चंद्रमुखी से बोला, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 6 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला तब से यही मेरे माता पिता है। जब जोशी ने इस बात की पुष्टि कर ली कि यह वही मछुआरे की लड़की है तो उससे निजात पाने के लिए उसने एक युक्ति निकाली और चंद्रमुखी से बोला, बेटी, अगर तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र तट पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्रवधू समुद्र तट पर पहुंचे तो जोशी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और उसे अंगूठी दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया। फिर चंद्रमुखी से कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए और जिस दिन तुम यह अंगूठी ढूंढ लो उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी और अपने पिता के घर पहुंच गई तो अपने पिता को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए।
यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। चंद्रमुखी से ऐसा कहकर और चंद्रमुखी को समुद्र के किनारे छोड़कर जोशी वापस अपने घर को लौट गया। चंद्रमुखी ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि न तो अब अपने पिता के घर जा सकती थी और न अपने पति के घर, क्योंकि जोशी ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया था कि तुम अपने पिता के घर गई तो पिता को खो दोगी और बिना अंगूठी के तुम मेरे घर आई तो अपने पति को खो दोगी। चलते चलते जब वह थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूत परिवार आता हुआ उसे दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस बियाबान जंगल में तुम कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत से हिंसक जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा कोई नहीं है। तब उस राजपूत परिवार का मुखिया बोला, बेटी, चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। जब चंद्रमुखी ने उस परिवार की इन बातों को सुना तो चंद्रमुखी सहर्ष उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। चंद्रमुखी को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के काम पर रख लिया। उस परिवार का मुखिया उस जोशी का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उधर जब जोशी का बेटा वापस घर आया और उसने अपने पिता से चंद्रमुखी के बारे में पूछा तो ज्योतिषाचार्य ने झूठ मूठ का बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी डूब के मर गई। जब चंद्रकांत ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उस जोशी के घर पहुंच गया। उस पंडित ने जोशी से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो जोशी उस पंडित से बोले, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर देंगे, लेकिन विवाह से पूर्व हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे, उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि जोशी को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले। पंडित इस शर्त के लिए तैयार हो गया। अब जोशी अपने पुत्र के लिए कन्या को देखने के लिए उस पंडित के गांव की तरफ चल दिया। उधर जो अंगूठी उस जोशी ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी। मछुआरा पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर चंद्रमुखी से बोला, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछलियां पका दोगी? चंद्रमुखी बोली, जी पिताजी, मैं मछलियां खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए बनाकर जरूर दे दूंगी। और इस प्रकार वह मछलियां लेकर रसोई में जब चंद्रमुखी ने एक मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर गई जो जोशी ने समुद्र में फेंकी थी। जब चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बेहद खुश हुई। उधर जोशी अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव पहुंचा। उसने अपने बेटे से कहा, पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम आपके लिए लड़की देखने पंडित के घर जाएंगे। जोशी जब उस राजपूत के घर पहुंचा तो राजपूत ने अपने मित्र को आते हुए देखा और बेहद खुश हुआ। उसने उनका स्वागत सत्कार किया और अपने पास बैठाया। फिर उसने चंद्रमुखी को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा इनके लिए भोजन पानी का इंतजाम करो। जब चंद्रमुखी पानी लेकर आई तो उसने जोशी को देखा और जोशी ने चंद्रमुखी को। जब जोशी के बेटे ने चंद्रमुखी को देखा तो वह अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चंद्रमुखी मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और आप जानते हैं कि मेरी पत्नी जिंदा है।
यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य से कराने की कैसे सोची? जोशी बोला, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतने नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सबको सुना दी और कहने लगा, मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। जिसका जैसा लिखा है वो होकर ही रहता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।